साथिया साथिया। हमारे आज के मेहमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि जरूरी नहीं कि हम एक बेहतर समाज में पैदा हुए हैं, जरूरी ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर समाज देकर जाएं। विवेक ओबरॉय। हेलो। माया माया क्या चाहिए तुम्हें? अब उनको नहीं, तेरे को चाहिए सेठ। क्या? प्रोटेक्शन। विनिंग इज एन एडिक्शन, लेकिन इस नशे में ये मत भूलना, टू डांस विद द डेविल यू हैव टू बी अ लिटिल क्रेजी। एक नाम जो अपने बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में आए और अपने स्वाभाविक और भावपूर्ण अभिनय से अपने लिए एक मकाम हासिल करने में सफल रहे। उनकी मुस्कुराहट पर दुनिया भर के करोड़ों फैंस फिदा हैं। सीने में शोले कर दो दिल बोले, जो तेरी जान में है दम, जान में दम। युवा, कंपनी, साथिया, ओंकारा, मस्ती और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी कई हिट फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग की प्रतिभा बखूबी दिखाई। विवेक ओबरॉय ने न सिर्फ फिल्मों में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी मम्मी के साथ मिलकर उनके एनजीओ में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से बिना किसी पब्लिसिटी की ख्वाहिश रखते हुए विवेक ओबरॉय भारत का नागरिक होने की ड्यूटी निभा रहे हैं। जब भी विवेक के जीवन में कठिन समय आया, उनके माता पिता के दिए हुए संस्कार और आशीर्वाद से उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपनी गरिमा बनाए रखी। हृदय की पोर पोर से बॉक्स एफएम अभिनंदन स्वागत करता है सुपरस्टार, करोड़ों दिलों के चहेते, अभिनय की दुनिया के सरताज और एक बेहद खूबसूरत दिल रखने वाले इंसान विवेक आनंद ओबरॉय का। कमाल की बात यह है कि मेरा सौभाग्य ये कि आज मैंने जिनको कॉल लगाया है, जिनसे आज मैं मुखातिब होने वाला हूँ, जिनसे मैं बात करने वाला हूँ, वो सुपर से भी ऊपर है। वो हर एक रोल को इस तरीके से, क्या बताऊँ मैं, रोल भी है ना, मतलब प्ले करना भी एक छोटा वर्ड है उनके लिए। विवेक सर, विवेक ओबरॉय सर आज मेरे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। सर, सबसे पहले आपको धोख प्रणाम, आपके पैरों को धोख देते हुए आप आई लव यू। I love you. I love you. I love you, Sunny. आप मेरे छोटे भाई हो। I love you. I love मुकुल. Thank you guys. इतना प्यार आप लोगों ने दिया। ये इंट्रोडक्शन, उससे पहले जो मतलब ऑडियो जो आपने चलाया, उसको सुनने के बाद मतलब दिल इतना भर आया कि अब मुझे लगता है कि इंटरव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। तो विवेक सर, अपन ऐसा करते हैं, आज इंटरव्यू नहीं करते, आज अपन चर्चाएं मोहब्बत कर लेते हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक। मोहब्बत जी। विवेक सर, सनी ने जितनी बातें की ना, मैंने आपकी पहली फिल्म कंपनी मुझे लगता है कि शायद 50 से 55 बार देखी होगी। एंड एक अमिताभ बच्चन जब आए थे एंग्री यंग में, उसके बाद से एक वैक्यूम था। एंड आपने युवाओं को जो जो जोश दिया है, व्यवस्था के खिलाफ वो लड़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़े। मेयो कॉलेज के पढ़े हुए अजमेर में, पूरा अजमेर दीवाना है आपका। अभी भी लोग आई लव यू करके टांग रखा है उन्होंने। अरे यार कमाल है, इतनी प्यारी यादें आप याद दिला रहे हो। थोड़ी सी हमें बांट दीजिए ना, मजा आएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। अजमेर ने मुझे बहुत प्यार दिया मेरे भाई। मैं मेयो कॉलेज में जब पढ़ाई करता था तो वहाँ के स्टाफ से लेके, वहाँ के वॉचमैन से लेके, वहाँ के टीचर्स से लेके, बाहर जितने चाय वाले होते थे, जो हमारे यहाँ बनॉम होता था, बनॉम मतलब बन के अंदर ऑमलेट बना के बेचते थे, तो बजट में तो स्कूल बॉय के बजट पे तो वही चलता था पॉकेट मनी में। तो जितने बनॉम वाले, और वहाँ पे एक रधा हुआ दूध होता था जहाँ पे घंटों देसी गाय के दूध को वो कढ़ाई में, उसकी कढ़ाई में, बिल्कुल जी, और जो इतना गाढ़ा होता था और उसकी जो मिठास थी, एक दूध की मिठास बिना शक्कर डाले, वो पिया करते थे वहां जाके। तो इतनी प्यारी यादें हैं अजमेर की। अभी हमारी जो स्कूल की बैच की रियूनियन थी, 20वीं सालगिरह, तो हम सारे पूरे विश्व से शायद 40-50 देशों से लोग आए और हमने पूरे 3 दिन वहां बिताए एक दूसरे के साथ, परिवारों के साथ में, और पुरानी यादें ताज़ा की। इतना मजा आया, बहुत मजा आया। हमें बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। और आरजे ध्रुव मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो इतने एक्साइटेड हैं, शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। हेलो विवेक भाई, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। ध्रुव कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। पता है इस समय स्टूडियो में ना
3 जने नहीं 3 जनरेशंस बैठी हुई हैं। अभी आपसे बात करी मुकुल जी ने, जो कि हैं कढ़ाई के दूध वाले जनरेशन एक्स, फिर सनी भाई है हमारे मिलेनियल, और मैं जेन वाई। तो ये जो तीनों जनरेशंस का यहाँ पर हम लोगों ने मिक्स बिठाया हुआ है, महाप्रयाग। लेकिन विवेक सर, एक चीज बहुत अजीब सी लगी थी मेरे को, कंपनी में गोली नहीं लगनी चाहिए थी आपको। जहां अभी लास्ट आपकी एक सीरीज देखी तब भी मुझे बहुत दुख हुआ। आप होने चाहिए लास्ट एपिसोड तक हमेशा। डायरेक्टर को आप बोलते नहीं हो गया? यार मेरा एक्चुअली बिगिनिंग से डिसिप्लिन यही रहा है कि एक बार आपने हाँ कर दी किसी शो के लिए, किसी फिल्म के लिए, तो फिर जो डायरेक्टर का है वो ईश्वर के शब्द हैं। मतलब एक बार आप समर्पित हो गए एक प्रोजेक्ट के लिए, एक फिल्म के लिए, तो आपको बिल्कुल नतमस्तक होकर ना उनकी दिशा पे चलना पड़ता है। तो जो डायरेक्टर का मन करे, अगर डायरेक्टर कहे कि ये सीन है, इस तरह से आप परफॉर्म कीजिए, आपको एज एन एक्टर गलत भी लग रहा है तो आप फिगर आउट कीजिए कि आपका कन्विक्शन कैसे आप ला सकते हैं उस बात में, क्योंकि लार्जर पिक्चर का जो पेंटर है ना वो तो डायरेक्टर है, हम तो सिर्फ पेंट ब्रश है मेरे भाई। विवेक सर, एक बात जो समझनी चाहते हैं आपसे, आप मुंबई में भी पढ़े, फिर लंदन पढ़े, न्यूयॉर्क के किसी डायरेक्टर ने आपको न्यूयॉर्क ले गए, वहाँ आपने मास्टर डिग्री की, और कंपनी का जो रोल था इट वाज एंटायरली डिफरेंट। तो वो आपने कैसे आत्मसात किया? पहली फिल्म में इतना ज़बरदस्त आप अभिनय में कैसे उस चरित्र में घुस गए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे पिछले 5 मिनट में कि आई एम फीलिंग सो टच, सो हैप्पी। मतलब वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू नहीं, चर्चा है, मोहब्बत है। तो थैंक यू। कंपनी की जहाँ तक बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और मैं काफ़ी बार इसे दोहराने की कोशिश करता हूँ ताकि कहीं ना कहीं इसमें से अगर कोई प्रेरणा मिले लोगों को तो बहुत बढ़िया है। खासकर इतने सारे आर्टिस्ट होंगे, क्रिएटिव लोग होंगे, और मेरी फील्ड के नहीं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं जब न्यूयॉर्क से वापस आया तो मुझे भी पापा ने लॉन्च के लिए एक फिल्म तैयार की। अब्बास मुस्तान साहब थे, वो डायरेक्ट करने वाले थे मेरी लॉन्च फिल्म। तो वो शो रील टाइप की जो होती है कि बड़ी पिक्चर हो जिसमें हीरो आया है नया जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात चुभ रही थी कि मेरे आदर्श पिताजी हैं, उनका उसूल था कि उन्होंने अपनी ही मेरिट पे अपना मकाम हासिल किया, अपना नाम एस्टैब्लिश किया बॉलीवुड में, और मैं उनको एक आधार लेकर चल रहा था और मैं कहीं ना कहीं वो काम कर रहा था जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किसी से सिफारिश नहीं करवाई, किसी से चिट्ठी नहीं निकलवाई, किसी की कोई दोस्ती यारी की वजह से उनको काम नहीं मिला, महज सिर्फ उनके टैलेंट पे ही मिला। तो मैं भी यही चाह रहा था। तो मैंने पिताजी को जाके, मुझे आज भी याद है वो मॉर्निंग, हमारे यहाँ पेरीपेना का एक ट्रेडिशन है, तो सुबह उठा, पैर छुए, पिताजी को कहा कि मैं फिल्म नहीं कर सकता हूँ। पिताजी को लगा कि कहीं ना कहीं मैं कोल्ड फीट, डर रहा है बच्चा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा नहीं, मैं उसूलों के ऊपर ये फिल्म नहीं कर सकता क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये फिल्म, और अगर मुझ में वाकई टैलेंट है तो मैं जाऊँगा, आप ही की तरह स्ट्रगल करूँगा। तो उन्होंने, मतलब एक तरफ गर्व भी था उनको कि बेटा ऐसी बात कर रहा है, दूसरी तरफ चिंता भी थी। वो कह रहे थे कि बेटा ये बहुत मुश्किल काम है स्ट्रगल करना, मैंने किया है, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि तुम्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। मैंने कहा स्ट्रगल बहुत कुछ सिखा देगा, मुझे ये भी सिखा देगा कि मैं वर्थ हूँ या नहीं हूँ, मुझमें वाकई टैलेंट है या नहीं है, और आपके पूरी जीवन पूंजी के ऊपर मैं जुआ नहीं खेल सकता क्योंकि पिताजी तो पिताजी हैं, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो फिर मैं निकला अपने स्ट्रगल पे। 1.5-2 साल स्ट्रगल हुआ और बहुत टफ था। जितना पिताजी ने कहा था उससे कहीं ज्यादा टफ निकला, क्योंकि रिजेक्शन भी बहुत पर्सनल था। और भारत में एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा मिलती है और बिल्कुल मुफ्त, वो क्या है? वो एडवाइस है। हर आदमी आपको एडवाइस दे रहा है कि भैया मत बनो एक्टर, तुम्हें वो बात ही नहीं है, तुम नहीं बन सकते। और उससे कहीं ना कहीं मेरा आत्मविश्वास और बुलंद होता गया, मैं और स्ट्रांग होता गया। मैं कहा नहीं, अब तो प्रूव करके दिखाऊंगा, आई विल गेट बेटर। आप बोलो, मैं वो हुनर सीखूंगा, लर्न करूंगा और मैं परफॉर्मर बन के दिखाऊंगा। तो उस तरह से मैं 18 महीने बहुत जगह ऑडिशन दिए, स्ट्रगल किया, बहुत लंबी क्यूज में रहा, कभी पिताजी का नाम किसी को नहीं लिया, विवेक आनंद बन के सब जगह गया, ओबरॉय ड्रॉप कर दिया कि पिताजी को कहीं एम्बैरेसमेंट ना हो उनके कॉलीग्स के सामने। तो मैं सब जगह इस तरह से जाते जाते फिर पता चला कि राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है कंपनी। मैं पहुंच गया रामू जी के ऑफिस, जैसे तैसे करके
दंडवत किया और कहा कि रामू जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं एज एन एक्टर, मैंने ये कई अवार्ड, इंडियन नेशनल यूथ फेस्टिवल के कई गोल्ड मेडल जीते हैं, विदेश से भी पढ़ के आया हूँ, ये मेरे फोटोज हैं। और बड़ा मतलब सज धज के बढ़िया से अच्छे कपड़े पहन के गया था मैं, तो उन्होंने मुझे देख के बोला, यार तुम तो इसमें फिट ही नहीं होंगे, तुम तो बहुत ज्यादा चॉकलेटी लग रहे हो, तुम बहुत पॉलिश लग रहे हो, रिफाइंड लग रहे हो, और मुझे चाहिए एक बंदा जो मतलब बिल्कुल मिट्टी का हो, स्लम्स में पला बड़ा हो, झोपड़पट्टी का लड़का चाहिए, जुबान लहजा उसका पूरा ऐसा हो कि लगे रफ एंड टफ। तुमने सत्या देखी है? तो मैंने कहा सर, एक्चुअली जब सत्या डब हो रही थी ना अंग्रेजी में, तो सत्या की जो कैरेक्टर की आवाज है वो मैंने ही डब की थी। क्या जब बात? वो यूटीवी आपके लिए डब करके करे थे। अच्छा, तुमने ही की थी? अरे वो तो अच्छा काम किया था। नहीं, फिर भी तुम्हारा जो फेस है ना, ये नहीं मैच कर रहा है। और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ना एक बार आप मिल लीजिए, मुझे 2-3 हफ्ते दीजिए, मैं वो किरदार बन के दिखाता हूँ। तो उन्होंने सोचा यार फिर मेरा टाइम वेस्ट करेगा। अच्छा ठीक है, फिर देखी जाएगी। 15 मिनट उन्होंने मुझे दिए टोटल। ऑफिस से बाय बाय किया। मैं वहां से घर नहीं गया हूँ, मैं वहां से सीधा का सीधा एक झोपड़पट्टी में गया हूँ, रुइया पाक की बस्ती में। अच्छा। और वहां पे जाके मैंने एक खोली भाड़े पे ली। मुंबई में झोपड़े को खोली कहते हैं। एक खोली मैंने भाड़े पे ली और वहां रहने लग गया और हर एक चीज एक्सपीरियंस किया कि अगर आपको खुदा ना खास्ता रात को टॉयलेट आए तो आप क्या करोगे, क्योंकि वहां पे तो कोई टॉयलेट नहीं है, आपको सुलभ शौचालय में जाना पड़ता है। और चिल्लर का महत्व आपको तब समझ में आता है कि अगर आपके जेब में कॉइन्स नहीं है और प्रेशर आया है तो बहुत बुरी हालत होती है। और मतलब कई एक्सपीरियंस रहे कि झोपड़े के अंदर रात को ये बड़ी एक चीज आई, आंखें चमक रही हैं, मैं टेंशन में आ गया, जमीन पे सो रहा था, मैंने देखा ये है क्या, और पता चला कि ये दिख रही है साइज कुत्ते या बिल्ली की, लेकिन है ये बहुत बड़ा चूहा जिसको घूस कहते हैं, घूस। तो इतना बड़ा चूहा अंदर आके मुझे ऐसे घुर्रा रहा, देख रहा है मुझे। तो ये सारे अनुभव किए। बट उस दौरान मैंने क्या किया कि एक डिक्टाफोन अपने जेब में मतलब चुपचाप से स्टिंग ऑपरेशन स्टाइल छुपा के जाता था, ऑन करता था, छोटे छोटे टेप डालता था उसके अंदर और सिर्फ उनकी बातें सुनता था, उनसे बात करता था, फिर उनके लहजे में उनसे बात करने की कोशिश करता था। मैंने एक कहानी बनाई कि भाई स्ट्रगलर हूँ, बम्बई आया हूँ, गाँव से आया हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो वो लोग भी अपना बोल रहे थे, चल भाई बेस्ट ऑफ लक। बट उन लोगों की भी उदारता इतनी प्यारी थी कि रह रहे हैं झोपड़ी में, लेकिन हफ्ते के 7 दिनों में से शायद 3 या 4 दिन किसी और ने मुझे चाय पिला दी। तो उनके चाय पीने का तरीका, उनका बीड़ी फूकने का तरीका, उनके खाना खाने का तरीका, उनकी भाषा, उनकी गालियां, वो सब मैंने सीखी। और सीख कर फिर मुझे मौका मिला, मैंने रामू जी को बहुत मैसेज डाला, मैंने वो खोली छोड़ी नहीं। मैंने बोला कि उस दिन इस खोली से बाहर निकलूंगा जिस दिन रामू जी मुझे टाइम देंगे। मुझे उन्होंने एक टाइम दिया, शायद 25-30 दिन बाद उन्होंने मुझे समय दिया। तो मैं उस खोली से निकला बिल्कुल उन्हीं कपड़ों में, बिल्कुल गंदी सी शर्ट, फटी हुई बनियान अंदर, चप्पल, बहुत घिसी हुई सी पैंट, ये सब पहन के मुंह में बीड़ी डाल के मैं पहुंच गया रामू जी के ऑफिस। वॉचमैन ने हड़का दिया। तो पहले तो वॉचमैन ने हड़काया, वॉचमैन मुझे हड़का रहा है, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, कहां से चले आते, क्या चाहिए। मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ कि यार पहला पड़ाव तो पास हो गया, इसको तो मैंने कन्विंस कर दिया कि मैं आया हूँ स्लम से। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था इस बात को लेके। फिर मैंने अपना चेहरा देखा ना, अंदर जाते जाते मैंने चेहरा देखा कि वो जो 1 वे ग्लास नहीं होता ऑफिसेज में, जिसमें एक डार्क सा सामने रहता है, टिंटेड ग्लास। तो टिंटेड ग्लास में मैंने देखा यार चेहरा तो बहुत साफ लग रहा है। तो मैंने जो सारी फोटोज खींची थी ना स्लम में ही, उसी माहौल में, वो सारी फोटोज मैंने वॉचमैन के हाथ में पकड़ाई कि भैया 1 मिनट पकड़ना, मुंह में बीड़ी डाली और सीधा गमले की मिट्टी निकाल के ना, मिट्टी अपने फेस पे थोड़ी लगाने लग गया। अब वो देख रहा होगा पता नहीं कौन है, पागल कोने से छूट के आया है और रामू जी इसको क्यों भेज रहे हो, धक्के देके बाहर निकालेंगे अभी। बट रामू जी ने बुलाया है तो बस बुलाया है, मेरा नाम लिखा हुआ था नीचे, तो फिर उसने भेज दिया मुझे। अंदर मैं गया ऊपर, रामू जी के दरवाजे के बाहर ईश्वर का नाम लिया और फुल ट्रांसफॉर्मेशन मारा कि अब भाई तू विवेक ओबरॉय नहीं, तू गैंगस्टर है। मुझे इतना ही पता था कि कैरेक्टर का नाम है चंदू भाई, तो भाई तू चंदू भाई बन के उतरेगा। मैंने मुंह में बीड़ी डाली, हाथ में फोटोज का बंडल था, पूरे एटीट्यूड में ये दरवाजे को लात मारी, एंट्री मारी अंदर, सामने बैठे रामू जी
रामू जी और चंदन अरोड़ा जो उसके एडिटर थे फिल्म के, वो बैठे थे। चंदन अरोड़ा मेरी पुरानी जो अच्छी स्टूडियो में खींची हुई प्यारी प्यारी पोर्टफोलियो शॉट्स स्टाइलिश वाली वो देख रहे थे, और इन दोनों ने मन बना लिया था कि ये लड़का कोई काम का नहीं है। अब मैंने एंट्री की तो मैंने चंदन को अपनी आंख के कोने से देख लिया कि वो पहले पुरानी फोटो देख रहे हैं, फिर मुझे देख रहे हैं लाइव, फिर पुरानी फोटो देख रहे हैं, बोलते ये यही लड़का है। मतलब वो वाला कंफ्यूजन उनके मन में। मैंने कहा चलो बेटा अभी खींचो। मैंने सामने जाके पूरे एटीट्यूड में हेलो हाय कुछ नहीं, कुर्सी खींची और पूरा बैठा कुर्सी पे, और दोनों पैर एक के ऊपर एक करके कोल्हापुरी चप्पल सीधा उनके टेबल वाह मतलब विजुअलाइजेशन करें तो मजा आ गया। अब मेरे भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सन्नाटा है पूरा। मतलब रामू जी भी शौक में है, चंदन भी मुझे देख रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऑडिशन तो था नहीं, ये तो मीटिंग थी। अब मुझे लगा कि मीटिंग के बाद ये दोबारा ऑडिशन का चांस दे नहीं ले, मैं वो चांस नहीं लूंगा, मुझे रामगोपाल वर्मा की कंपनी करनी है। तो ये बीड़ी फूक रहा हूं मैं और खुद घूर के दे रहा हूँ, डेथ स्टेयर पूरा, आंखों में आंखें डाल के पूरा एटीट्यूड। वो भी मुझे देखे जा रहे हैं, अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और कंफ्यूजन का मिक्स है। अब मैंने उनको देख के पूरे एटीट्यूड में, तेवर में ये फोटोज का बंडल फेंका टेबल के ऊपर, बोला चोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो। इससे पहले कि गोली मार दूं। अरे वो अच्छा, उन दिनों में एक्चुअली गैंगस्टर्स का बॉलीवुड में काफी चलन था, तो थोड़ा तो सब लोग डर भी गए कि ये हो क्या रहा है, कोई गैंगस्टर तो नहीं आ गया। राम जी फोटो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, फिर फोटो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा है कि यू आर द राइट चॉइस, तुम ही मेरे चंदू नागरे हो। और मैं सोच रहा हूँ कि ये टेस्ट तो नहीं है, तो मैं गिव अप ही नहीं कर रहा, मैं तो कैरेक्टर में छोड़ दे रहा हूँ भाई। बेचारा डायरेक्टर 4 बार मतलब अपने तरीके से कट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीन खत्म हो गया भाई, हो गया तेरा ऑडिशन, वापस आ जाइए। कर रहा हूँ तुझे, मैं बीड़ी फूके जा रहा हूँ, एटीट्यूड दिए जा रहा हूँ, चंदन को देख रहा हूँ पूरा का पूरा। मतलब फिर वो खड़े हुए अपने टेबल पे, बोले मेरे बाप पहले तो ये बीड़ी बंद कर, और मैं सब बोल रहा हूँ वो सुन, मैंने तुझे कास्ट कर लिया है, अब मेरा कैरेक्टर ब्रेक हुआ। मैंने बोला पक्का सर? बोला हाँ पक्का। तो बख्शा। मैं कहा सर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ सर। तो उन्होंने बोला कि अब क्या? मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। तो बोले बताओ। मैं कहा मैं सुरेश ओबरॉय जी का बेटा हूँ, मेरा पूरा नाम विवेकानंद ओबरॉय है। क्या तुम सुरेश जी के बेटे हो? मैंने तो अभी एक फिल्म की थी सुरेश जी के साथ, कुछ महीने पहले मैंने प्रोड्यूस की थी एक फिल्म, 1 साल पहले। तो मैंने कहा हाँ सर, जो बेटे की वो जिक्र कर रहे थे आपसे, वो बेटा मैं ही हूँ। कमाल का बात, कमाल की बात, वाह जी। तो फिर उन्होंने कहा कि बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा सर मैं चाह रहा था कि आप मुझे किसी की सिफारिश के लिए नहीं, अपनी कन्विक्शन पे, अपने मेरिट पे, अपने परफॉर्मेंस पे मुझे कास्ट करें। तो वो इतने खुश हुए, उठे, हाथ मिलाए, बोला आई एम प्राउड ऑफ यू, चलो मेरे साथ। मैं कहा कहाँ चल रहे हैं सर? चलो अब रामगोपाल वर्मा का सस्पेंस शुरू। रामू जी ने गाड़ी में बिठाया मुझे और ले गए। मैंने कहा ये गली तो पहचानी सी लग रही है। पहुंचे पिताजी के बंगले के सामने, एंटर किए, पिताजी गार्डनिंग कर रहे हैं, शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के अपना मस्त गार्डनिंग कर रहे हैं। शायद सैटरडे या संडे का दिन था, और पिताजी भी शॉक्ड कि रामू जी घर आ गए बिना बताए, और ये मेरा बेटा जो है ये गुंडे का हुलिया, इसका ये जो है ये बीड़ी की कालिक गुंडे का हुलिया, ये क्या कर रहा है लड़का, और मुंह पे मिट्टी विट्टी। तो पिताजी कंफ्यूज्ड। फिर रामू जी ने कहा कि मैंने आपके बेटे को कास्ट किया है। कहानी बताई उन्होंने कि इस तरह से इसने ऑडिशन किया, ये वो। और पिताजी से बोला कि आपका वॉलेट आपकी जेब में है? तो पिताजी ने बोला हाँ। तो वॉलेट से रामू जी ने 10 रुपए का नोट निकाला, 10 रुपए का नोट मुझे दिया और बोला साइन हो गया तो आज। क्या बात, जय हो, वाह मजा आ गया। मतलब ये 10 रुपए तो आपने मढ़ा के रखे होंगे, खर्च ही नहीं किए होंगे। 100% आज भी मेरे साथ हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो अहमियत है, मैंने जीवन में कुछ 40-45 अवार्ड्स जीते हैं लाइफ में, लेकिन जब पिताजी के आंखों में वो जो मैंने गर्व के आंसू देखे ना, इतने इमोशनल हो गए पिताजी की इस लड़के ने करके दिखाया। 1.5-2 साल का स्ट्रगल किया, उफ तक नहीं की। मुझे देखते थे, रोज सुबह उठ रहा है, चला निकल रहा है, रोज शाम को आ रहा है, कोई मतलब रिजल्ट नहीं। 1.5-2 साल की मेहनत के बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखा, जो देखा कि मेरे से एक फोन तक नहीं करवाया इसने, वो जो उनके आंखों में गर्व था ना, वो गर्व मेरे लिए किसी भी अवार्ड से आज भी बड़ा है। कमाल है, कमाल है। मतलब मैं एक पिता के दिल को महसूस कर सकता हूँ, कितना उनको अच्छा लगा होगा
कि यार इस बेटे ने अपनी सार्थकता अपने बलबूते पे सिद्ध की। फिर जो ये आपने इतना अनुभव लिया था झोपड़पट्टी का, फिल्म में कमाल किया आपने। आपके सामने बड़े बड़े कलाकार, अजय देवगन जैसे लोग, और पहली फिल्म में आप छा गए, खा गए। भाई ऐसा है कि अजय देवगन सिर्फ एक महीन कमाल के कलाकार नहीं है, वो एक बहुत कमाल के इंसान है, बहुत ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग है। मेरे लिए तो वाकई में एक पहला जो सीन था मेरे शूट का, वो ऐसा था कि मुझे अजय देवगन साहब के सामने बैठना है और सामने ये कहना है कि भाई वो कहते हैं काम करेगा मेरे लिए, तो मैं एटीट्यूड में पूरा बोलता हूँ उसी के लिए तो आया हूँ। तो वो पूरा सीन था और मेरे लिए अजय देवगन सुपरस्टार, हीरो, फिनोमिनल एक्टर सब कुछ थे। और सामने बैठा था, मैं भी नर्वस, अजय भाई सामने बैठे हैं। और मैंने जब पहली बार जो टेक किया और रामू जी ने फर्स्ट टेक ओके कर दिया, मैं टेंशन में आ गया कि ये फर्स्ट टेक ओके कैसे कर दिया इन्होंने, दोबारा क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या ये मतलब काम ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना खुश हैं काम से कि उन्होंने फर्स्ट टेक के लिए ओके कर दिया कैरेक्टर में। उन्होंने कुछ भी मुझे ब्रीफिंग नहीं दी, कोई भी फीडबैक नहीं दिया, मुझे छोड़ गए भाई कि तुम करो, तुम कैरेक्टर को जानते हो, तुम इसे जिए हो, तुम करो। अब मैंने किया तो मैं नर्वस था। रामू जी आके आसपास में आकाश खुराना जी थे, विजयराज थे, इन सबको आके कुछ ना कुछ बोल रहे थे, मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, तो मैं डर गया। मैंने कहा यार हो क्या रहा है ये। अब उस समय पे अजय देवगन ने सेंस किया कि मेरी नर्वसनेस क्या है और मुझे आके उन्होंने गले मिले और बोले ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसी इंटेंसिटी को मेंटेन करना। क्या बात। उस दिन से लेके आज तक मेरे लिए अजय देवगन सिर्फ मेरे को स्टार नहीं, एक सुपरस्टार नहीं, मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं। ये तालियां अजय देवगन। सो इतनी बढ़िया कहानी सुनने के बाद ऐसे लगता है फिल्म एंडी हो गई। हाँ, और विवेक भाई ये जो अभी आपने एक किस्सा सुनाया हमको, जो फर्स्ट शॉट ही जो आपका था वो अप्रूव हो गया था, राइट? हाँ, फर्स्ट टेक ओके हो गया था, मैं शॉक में था। अभी तो बहुत अच्छा लगता है सोच के सुन के कि यार फर्स्ट शॉट अपने करियर का था। हाँ। और फर्स्ट टेक में ये सब ओके हो गया। हाँ। उस समय इतनी नर्वसनेस थी कि क्योंकि मैंने सुना था फर्स्ट डे की शूटिंग से पहले, मैंने सुना था कि एक दो लोगों को उन्होंने कास्टिंग के बाद निकाल दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल, और मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे। फर्स्ट शॉट में भी कुछ नहीं बोला, पूरे सीन के सारे टेक कंप्लीट हो गए, ओवर द शोल्डर कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं बोल रहे रामू जी। मैं तो अभी बहुत टेंशन में। लंच ब्रेक कॉल किया उन्होंने, मेरे से तो निवाला खाया नहीं जा रहा। मैं बाहर समुद्र के किनारे था, वो बंगलो जिसमें हमने शूट किया हो, तो मैं बाहर जाके ना समुद्र को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ यार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मौका मिला है। आज पहला दिन ईश्वर से प्रार्थना करके, माँ बाप से आशीर्वाद लेके गुड बॉय बन के पहुंचा हूँ पूरे कैरेक्टर में। 9 बजे की शिफ्ट में शायद मैं सुबह 6:30-7 बजे पहुंच गया था। सुबह की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और लंच ब्रेक तक मेरी हालत खस्ता की, मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मेरे डायरेक्टर मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तो पीछे से जैसे कि उन्होंने मेरी मन की बात पढ़ ली हो, रामू जी आए, मुझे शोल्डर पे टैप किया, मैं घूम गया। सर कहने लगे अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे पसंद है जो तुम कर रहे हो, अगर मुझे नहीं पसंद है, कुछ चेंज चाहिए तो मैं आके बताऊंगा, रिलैक्स हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। विवेक सर, उसके बाद आपने मतलब बहुत सारी फिल्में की, एक से बढ़कर एकदम। मुझे इसलिए याद है कि उस इंस्पेक्टर की टुकाई करने की मेरी भी बहुत इच्छा होती है। तो बहुत मज़ा आया था जब उसको, मतलब कब मार पड़ेगी ये सोच के मैं इतना खुश था जब आपने उसको ठोका। जी। तो अब ये इतने सारे रोल किए। साथिया में एक चॉकलेटी हीरो, जिसकी हंसी मुस्कुराहट, एक अलग वर्ग आपका दीवाना हो गया। एक दीवाना वो वर्ग था जो आक्रोश में था, एक दीवाना वो वर्ग हो गया जिसने कहा ये एकदम हम में से कहीं निकल के आए हैं और हीरो बन रहे हैं और मजा आ रहा है इनको देख के। दे फेल्ट दैट कि यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट। भाई मुझे उसके लिए बहुत गालियां पड़ी थी, बहुत डांट पड़ी थी मुझे। सब लोग कहने लग गए कि भाई तुम पागल हो गए हो, तुम इतनी बड़ी एक्शन फिल्म कर रहे हो, तुम्हारा रिलीज से पहले इतना बड़ा बज हो गया है, तुम लव स्टोरी क्यों कर रहे हो? हाँ। और ये क्या है, तुम एक फिल्म राम गोपाल वर्मा के साथ कर रहे हो और एक ये कौन है नया लड़का जो डेब्यू कर रहा है, शाद अली, क्या कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो करियर की। तो इस तरह का बहुत प्रेशर था, लेकिन मुझे कहानी पसंद आई और मैं हमेशा पिताजी के साथ विचार विमर्श करता हूँ। मैंने उनसे बैठ के कहा कि पिताजी कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे,
मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, एक अलग रंग है, अलग परफॉर्मेंस है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम बिलीव करते हो तुम्हारे दिल में, तो मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तो पूरी शिद्दत के साथ करो, 100% दे के करो। और साथिया रिलीज होते होते रुक गई थी। एक पॉइंट पे ये सुनने में आया था कि वो जी टीवी पे टेलीफिल्म बन के आएगी। मैंने कहा और पंगे हो गए। लेकिन जब रिलीज हुई, रिलीज की डेट फिक्स थी, सब कुछ फिक्स था। यशराज ने कहा कि क्रेडिट गोज टू आदि चोपड़ा कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको कहीं थिएटर में ही रिलीज करूंगा। छोटी रिलीज थी, शायद हम 150 स्क्रीन पे रिलीज हुए थे, बहुत नन्ही मुन्नी पिक्चर थी। और सामने डिले होते होते कांटे आ गई, इतनी बड़ी फिल्म। मैंने कहा लो हो गया सुपड़ा साफ, कांटे शुरू हो गई है। कांटे आई और हमें लगा कि हफ्ता भी नहीं चलेगी पिक्चर, लेकिन कुछ ऐसा जादू किया लोगों के प्यार ने कि फ्राइडे के कलेक्शन से ज्यादा मंडे का था, और मंडे के कलेक्शन से ज्यादा अगले फ्राइडे का था। तो ये 4 फ्राइडे तक साथिया के कलेक्शन बढ़ते गए। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि घटता है, तो साथिया को लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई थिंक ऑलमोस्ट 40-50 हफ्ते पिक्चर थिएटर से नहीं उतरी। यादें दौड़ रही हैं। मैं शूटिंग भी याद आ रही विवेक भैया, है। मैं बताऊं, मैंने स्कूल तो नहीं कह सकते, हाँ 12th फाइनल ईयर क्लास थी, तो ये स्कूल से बंक मार के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखी थी। तो स्कूल गए नहीं, पीछे वाले ग्राउंड में वेट करा, अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी नाम था उसका। फिर ये मूवी देखने गए। फिर मेरे कज़न ने मुझे देख लिया, मैं उसके फ्रेंड ने मुझे देख लिया, तो मैंने बोला कि भैया को मत बताना। तो वो बोलता कि ले भैया से ही बात कर ले। भैया भी पास बैठे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये नाम क्यों शेयर किया आपने? ऐसे ही प्यार मिल जाए ताकि वापस आ जाए वो, है ना वैसे मैं विवेक भैया एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपकी सारी मूवीज अगर देखी जाए तो ओवरऑल आप हमेशा एक डैशिंग पर्सनालिटी, मतलब रफ एंड टफ, आप हमेशा रैंगलर जीन्स में नजर आए हो, जैसे कि युवा, शूट आउट एट वडाला। आप बिल्कुल एक रैंगलर, मैंने इसलिए बोला कि एक रफ एंड टफ, लेकिन वो साथिया और इस टाइप की जब लव स्टोरीज करी आपने, कई सारी मूवीज करी, तो आपको दोनों जोनर्स में सबसे ज्यादा, आपका ये नहीं कि आपको अच्छा, ये मत बोलना प्लीज, दोनों में से कौन सा जोनर ज्यादा अच्छा लगा था? रक्त चरित। अरे क्या नाम ले लिया आपने सर। जी बताएं। भाई ऐसा है कि मेरे लिए जो स्क्रीन पे टफर रोल्स लगते हैं, जैसे आपने बताया अभी प्रताप रवि जो रक्त चरित्र का कैरेक्टर था, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस था। और जो रोल्स हैं जैसे कंपनी है, शूट आउट एट लोखंडवाला है, ये सारे जो रोल्स हैं, क्रिश में काल का रोल है, ये सारे रोल्स में एक तरह की प्रेपरेशन लगती है। जिस रोल में आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एंगल नहीं है, जहां पे आपको बहुत सिंपल एवरीडे प्ले करना है, रियल प्ले करना है, और एट द सेम टाइम आपको लोगों को एंटरटेन भी करना है, इंटरेस्ट भी जगाना है। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है उसका एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, तो आप उससे अलाइन हो जाते हो, भाई स्टाइल मजा आ गया देख के। जब एक सिंपल कैरेक्टर होता है, जैसे आदि है साथिया का, या जैसे युवा का अर्जुन है, जिसका एक्चुअली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल से लोग हैं, बहुत एवरीडे टाइप के लोग हैं, वो परफॉर्म करना मेरे लिए हमेशा ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत रियल भी परफॉर्म करना है, ऑनेस्ट भी रहना है, एट द सेम टाइम आपको लोगों को कनेक्ट भी करके एनर्जी ऐसे डालनी है कि वो लोग एंटरटेन भी हो जाएं। वो मेरे लिए हमेशा टफ रहा है। दोनों में से अगर कोई ऐसी मूवी आई, दोनों जोनर की आई, तो आप सबसे पहले किसको चूज करना प्रेफर करेंगे? यार अब इस स्टेज ऑफ लाइफ में इतना काम, इतने फिल्में किया, मैं किसी ने मुझे कल ही बताया कि आपने अभी 67 परफॉर्मेंसेस किए हैं लाइफ के। तो मुझे कभी लगता है कि जब अब 67 कर लिया, पैसों के लिए तो मैं फिल्म करता नहीं, पैसों के लिए बिजनेसेस हैं, बहुत सारे, माता रानी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो लाइफ इज वेरी गुड। बट जब अब करता हूँ तो मुझे अब चैलेंज महसूस करना बहुत जरूरी है। यार जब कल सुबह शूटिंग हो, फर्स्ट डे हो उस शूट का, वो जो लड़का कंपनी के लिए नर्वस था, सुबह उठा, रात को सो नहीं पाया, ब्रेकफास्ट तक नहीं खा पाया, वो लड़का एज एन आर्टिस्ट, दैट हंग्री नर्वस आर्टिस्ट विच फील्स कि मेरे आई हैव लॉट टू लूज, वो वाली फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। वरना आदमी सेटिस्फैक्शन में, अचीवमेंट में इतना काम और रिलैक्स हो जाता है कि फिर अच्छा काम नहीं होता। तो मैं हमेशा अब वही देख रहा हूँ कि मुझे कौन सा डायरेक्टर चैलेंज करता है। बीच बीच में गलती कर लेता हूँ मैं कि किसी के साथ दोस्ती यारी के रिलेशनशिप में बोलता चलो कर दूंगा, किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, किसी और ने कमिट किया था नहीं किया,
फिर मैंने किया चलो मैं कर दूंगा फिल्म में। बट जब आप फिल्म को देखते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने इसको नहीं करना चाहिए था, इसमें मेरे लिए कुछ एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट ग्रोथ नहीं थी, फालतू के लिए मैंने किया ये। एंड यू हैव टू ट्रीट योर ओन करियर एंड प्रोफेशन विद रिस्पेक्ट। इसलिए मैंने 1 साल में कोई फिल्म शूट नहीं की, कुछ नहीं किया। एक ही बहुत इंटरेस्टिंग सी स्क्रिप्ट शूट की, मिस्टर एंड मिसेस ग्रे, जो आई थिंक OTT के लिए फिल्म है। नित्या मेनन ऑपोजिट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट उसमें चैलेंजिंग इतना था ना रोल, इतना नुएंस्ड रोल था कि मैंने कहा इसमें बड़ा चैलेंज आएगा, इसमें मजा आएगा। और आगे भी जो मैं अगले साल कर रहा हूँ मस्ती 4 छोड़ के, क्योंकि मस्ती 4 तो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, एज रितेश, आफ्ताब, इंदु जी, मिलाप, हम सब साथ में मिलकर मस्ती कर रहे हैं। वो एक अलग इमोशनल रीजन से है क्योंकि वो अपनी एक 20-22 साल की हिस्ट्री है। बट आगे उसकी जो मैं साइन कर रहा हूँ अभी फिल्में, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन वेरी वेरी हार्डकोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल, वरना करना ही नहीं। विवेक ओबराय से क्षमा सहित एक निवेदन है। विवेक ओबराय एक इंसान नहीं है, एक सोच है। आप कमाल के व्यक्ति भी हैं और देश के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं उसके लिए जितनी भी हम तालियां बजाएं उतनी कम है। भरपूर तालियां। ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदर तो आपके मौजूद था, मुझे ऐसा लगता है। अपने पिता से बहुत बड़ी विरासत में एक संवेदनशीलता ली, एक अच्छा इंसान होना बनना लिया, लेकिन समाज के लिए एक लीडर बनना फिल्म एक्टर्स बहुत कम करते हैं। ये कब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? आखिरी सवाल बॉक्स FM की तरफ से फिल्म एक्टर विवेक ओबराय से इंसान के रूप में प्रश्न। मुझे लगता है कि इसका श्रेय मेरी माता को जाता है। माँ ने हमेशा एक अच्छे इंसान बनने को बहुत अहमियत दी। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरी वाइफ, मेरी जीवन साथी प्रियंका भी उसी सोच और विचारधारा की है। कहती है कि ठीक है, बाकी सब ठीक है, मुझे तो मेरे बच्चे सक्सेसफुल तब लगेंगे व्हेन दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। अच्छे इंसान बने तो मेरे लिए वो सक्सेस है। मैं एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा था, पर्सनली, करियर वाइज। और वो होता है ना वाई मी वाला हिसाब कि आप बहुत दुखी हो जाते हो। डिप्रेशन के कगार पे था मैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत मुश्किल हो गई थी। उस टाइम पे एक दिन मुझे अभी भी याद है, माँ बैठी हुई थी, माँ के जब आंखों में मैंने आंसू देखे मुझे देखते हुए, तो मैं टूट गया। मैं तब तक बहुत ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे हम ऑन स्क्रीन बनते हैं ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो घर पे भी सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एटीट्यूड था। लेकिन जिस दिन मैं माँ के आंखों में आंसू देखा कि मेरे बेटा इतना दुखी क्यों है, उस दिन मैं टूट गया। और मैं माँ के गोद में सर रखकर, नीचे जमीन पर बैठकर गोद में सर रखकर मैं बहुत रोया, बच्चे की तरह रोया, फूट कर। और माँ ने कुछ नहीं कहा, माँ ने सिर्फ मेरा सर पे हाथ रख के बाल सहलाए, प्यार दिया। जब रोना बंद हुआ मेरा, शायद 1 घंटा, उन्होंने कहा कि अभी क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। मुझे पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, और माँ ले गई मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल में चिल्ड्रंस वार्ड में गया मैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कैंसर की पीड़ा है। उस दिन मैंने लाइफ की 2 चीज़ें ऐसी सीख ली कि मैंने उसे अपने जीवन का आधार बना दिया। पहली चीज़ ये, जब मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि 7, 8, 9 साल के बच्चे बाल उजड़ गए हैं, लाल आँखें हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, माँ बाप बिल्कुल हेल्पलेस, क्या किया जाए। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है इनकी प्रॉब्लम के सामने। मुझे ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये बच्चे इस उम्र में कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं, तो मैं क्या रो रहा हूँ कि करियर में ये प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, फला ने धोखा दिया, फला ने ऐसे किया, फला ने ये किया। ये क्या बकवास है? यू हैव टू ग्रो अप इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग। हम स्कूल में नहीं है, ये बच्चे तो स्कूल में थे और फिर भी इतना ब्रेव फेस रख के अपना फाइट कर रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी से। दूसरी चीज़ मैंने उस दिन सीखी कि मैं अपने खाली हाथ गया था। मैं कोई किताबें, कोई गिफ्ट, कोई टॉयज, कोई मिठाई, कोई कुछ नहीं ले गया बच्चों के लिए। लेकिन जैसे मैंने उस वार्ड में एंट्री की तो सारे बच्चे अपने बेड्स के ऊपर उठ बैठे और मुस्कुराने लगे और खुश हो गए। सारे पेरेंट्स जो इतने मायूस थे वो खुश हो गए मेरा चेहरा देख के। मैंने कहा ईश्वर, ये बहुत बड़ी देन दी है आपने, वरदान है मुझे कि मैं लोगों को बिना कुछ किए सिर्फ मुस्कुरा के उनसे मिल लूं और वो खुश हो जाते हैं, मैं खुशियां बांट सकता हूँ।
उस दिन मैंने ये दो चीजें समझ ली। मैंने कहा आज के बाद जो अपनी स्टारडम है, सेलिब्रिटी है, इसे अपने लिए नहीं लोगों के लिए यूज करना है। आज भी जब मैं कोई इवेंट पे अपीयरेंस करता हूँ, कहीं भी कोई रिबन कटिंग करने जाता हूँ, वो सारे पैसे फाउंडेशन में जाते हैं और फाउंडेशन से हम गरीब किसान के बच्चों का फ्री इलाज कराते हैं। गरीब बच्चियों का प्रोजेक्ट देवी है हमारा जो वृंदावन में, वहाँ पे गरीब बच्चियों की बंधुआ लेबर हैं जो उनको वहाँ से छुड़वाकर उनको फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देते हैं। तो ऐसे करते 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 20-22 साल में मुझे भी, हम सेलिब्रिटी कर रहे थे कि हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के साथ में 20-22 साल में 2.5 लाख बच्चों की मदद कर ली। क्या बात है। सारे डॉक्टर जुड़ गए। अब टाटा जी गुजरे तो मुझे वो भी याद आ रही थी कि मैं टाटा साहब से जब मिला था मोदी जी के दूसरे कार्यकाल की स्वेरिंग इन सेरेमनी में एज ए चीफ मिनिस्टर, जब गुजरात में थे। और टाटा साहब से मैंने कहा कि टाटा साहब, मैं आपके अस्पताल के साथ काम करता हूँ, सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट इतना हमें सपोर्ट करता है, हर चीज को सब्सिडाइज कर देता है, बट आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपका जो टाटा डीएनए है, जो सोच है, जो विचारधारा है, वो इतनी प्यारी है कि आपके डॉक्टर्स से लेके नर्सेज ने हमारे गरीब बच्चों को वीआईपी की तरह ट्रीट किया। उन्होंने कई डॉक्टर्स ने अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी जिसके लिए वो चार्ज करते हैं एवरी पेशेंट के लिए, वो बिल्कुल फीस अपनी जीरो कर दी और कहा कि नहीं, इस काम के लिए हम पैसे नहीं लेंगे, हम इन बच्चों को आप मदद कर रहे हो, आपके साथ हम जुड़े हैं। और इस तरह से ये एक अभियान इतना ग्रो हुआ पैन इंडिया कि मैं 2.5 लाख बच्चों की मदद कर ली पिछले 20-22 साल में। कैंसर जैसी बीमारी आसान नहीं है। फिर प्रोजेक्ट देवी जब हमने शुरू की, तो प्रोजेक्ट देवी में भी 33 बच्चों को रेस्क्यू करके उधर से शुरू किया था। आज हम 14,000 बच्चियों को रेस्क्यू कर चुके हैं, उन्हें फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर दे चुके हैं फ्रॉम 2008 to 24। मेरे लिए, मेरे जीवन में ये सब हो जाता है जिन्होंने उस दिन मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी विचारधारा को एक दिन में जीवन भर के लिए बदल दिया। आपके संपूर्ण परिवार के लिए इतनी तालियां और खुशियों के हिमालय आपके जीवन में आएं, प्रवेश करें। जो चीज़ चाहते हैं आप, वो समंदर आपको खुशियों का मिले, इसी शुभकामना में। क्योंकि बॉक्स एफएम पूरी तरह से पूरे विश्व में सुना जाता है और हम इस तरह के कई प्रयासों में शरीक हैं। विवेक सर, अगर आप आधी रात को भी चाहें तो इस एफएम का आप संपूर्ण सहयोग इस मिशन में जब चाहे ले सकते हैं। बहुत बहुत दिल की पोर से आपका बॉक्स एफएम की तरफ से आभार। सनी, मैं और ध्रुव तीनों आपको सैल्यूट कर रहे हैं। थैंक यू मेरे भाई। Love you so much, विवेक भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतने लंबे अंतराल के बाद फाइनली टाइम मिल गया आपसे बात करने का। बहुत अच्छा लग रहा है आवाज सुन के, सच में विवेक भाई। ऐसा लग रहा है कि मैं इनसाइड एज के विक्रांत से बात कर रहा हूँ। बस प्लीज अब की बार 4th सीजन में जाना मत वापस, परमानेंटली वहीं रहना। जल्दी आए। कुछ बता सकते हो विवेक भाई? कुछ भी बता दो, सीजन 4 कब आएगा, या हल्की सी चीज, कुछ भी। हम प्रोमो बना देंगे। ये तो सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो और फरहान और रितेश जानते हैं, एक्सेल वाले। सच में विवेक भाई बहुत अच्छा। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक सेलिब्रिटी, किसी एक एक्टर, बॉलीवुड एक्टर के, फेमस एक्टर से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे घर के, हमारे ताऊजी के बेटे हैं। और इसको चॉकलेट भेजी थी आपने, तो मैंने भी खाई। अच्छा मेरे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। जय हिंद। जय हिंद। जय माता दी। जय माता दी। सुन के हमने सारी पीली हंसी, कभी नीले आसमां पे चलो घूमने चले हम, कोई अब्र मिल गया तो ज़मीं पे बरस ले हम, तेरी बाली हिल गई है, कभी शब चमक उठी है, कभी शाम खिल गई है।
हंसी साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी बर्फ गिरी हो वादी में ऊन में लिपटी सिमटी हुई बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे ऊन में लिपटी सिमटी हुई बात करे धुआं निकले गरम गरम उजला धुआं नरम नरम उजला धुआं साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी